आवाज़ आ रही है? ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और मैं पीडियाट्रिक में एज ए सर काम कर रहा हूँ। एंड आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज़ ब्रोंकियल अस्थमा। So most of you know about asthma, the name asthma, which means जो हम आम ज़बान में कहते हैं दमा है, तो bronchial asthma is that. It is a very common disease in children related to the respiratory infection. So what is the definition of asthma? It is defined as reversible obstruction of large and small airways. So it is actually obstruction to the airflow both in the large and the small airways. And what is the cause of asthma? It is because of the hypersensitivity of the airways towards the stimulus. वो स्टिमुलस इम्यूनोलॉजिक भी हो सकती है और नॉन इम्यूनोलॉजिक भी हो सकती है. इम्यूनोलॉजिक मीन्स रिलेटेड टू द immunity, and non-immunologic means anything which can cause infection. Asthma is a common chronic lung disease of children. Its onset is usually before puberty, but it can be at any age. Talking about its occurrence, it occurs twice as many. It affects twice as many boys as girls are affected. मतलब कि 10 ईयर से पहले पहले 12 ईयर से पहले पहले अस्थमा से बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, गर्ल्स जो होती हैं वो कम अफेक्ट होते हैं. और पुबर्टी के बाद बोथ द जेंडर्स आर अफेक्टेड इक्वली. इक्वली. अस्थमा इज मोर सीवियर इन यंग चिल्ड्रन. छोटे बच्चों में ये ज़्यादा सीवियर होता है और उसकी वजह क्या होती है? एंड इट्स काज इज इट्स काज इज बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू द वायरल इन्फेक्शन. आपको पता है कि छोटे बच्चों में बार बार अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते रहते हैं, जैसे फ्लू हो गया, बार बार खांसी लग गई. तो छोटे बच्चों में वायरल इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वायरल इन्फेक्शंस का क्या इम्पैक्ट होता है अस्थमा के साथ. तो एक तो वायरल इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, जैसे ये ब्रैकेट में लिखा हुआ कोल्ड्स एंड प्रोपोर्शनली स्मॉलर एयरवेज. उनकी एयरवेज जो होती है वो स्मॉल होती है, तो थोड़ा सा भी जो इन्फेक्शन होगा वो उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा. तो दो काजेज होगी कि अस्थमा यंग चिल्ड्रन में क्यों ज़्यादा होता है. दे आर मोर प्रोन टू द वायरल इन्फेक्शंस एंड देयर एयरवेज आर प्रोपोर्शनली स्मॉलर. तो अगर थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस होती है तो वो उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते. अभी तक हमने पढ़ा अस्थमा की डेफिनेशन. अस्थमा इज द रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल एयरवेज एंड इट इज बिकॉज ऑफ द हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू द इम्यूनोलॉजिक एंड द नॉन इम्यूनोलॉजिक स्टिमुलाई. इसकी occurrence जो होती है बिफोर पुबर्टी दोनों जेंडर्स में इक्वल होती है, लेकिन आफ्टर पुबर्टी जो होता है वो मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता होता है. सॉरी, आफ्टर पुबर्टी इक्वल होती है और बिफोर पुबर्टी मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता होता है. ओके, व्हाट आर द ट्रिगर्स ऑफ अस्थमा? अभी बात हुई है वायरल इन्फेक्शंस की कि छोटे बच्चों में ज़्यादा होते हैं. तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज वन ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ अस्थमा. सो वायरल और माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शन इज अ ट्रिगर फॉर asthma. Other triggers include irritants like air pollution, cold air, cigarette smoke, anything of these can cause asthma. Exercise also induces asthma. Inhaled allergens like dust mite, ingested allergens like peanut allergy. जिन फैमिलीज में पीनट एलर्जी होती है उनमें चांस होता है. देन चेंजेस इन द वेदर, एक्सट्रीम वेदर जब भी होगा तो उसमें अस्थमा के चांस बढ़ेंगे. मेडिकेशंस लाइक एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन, जो हम ब्रूफेन या डिस्प्रिन के नाम से यूज़ करते हैं, तो वो अस्थमा काज कर सकते होते हैं. और गर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स नॉर्मली होता है कि गैस्ट्रिक जो कंटेंट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं एसोफेगस में, और उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है बार बार सेंसिटिविटी की वजह से. और साइनोसाइटिस इन्फेक्शन ऑफ द साइनसेस कैन आल्सो काज अस्थमा, कैन आल्सो एक्ट एज अ ट्रिगर फॉर अस्थमा. तो ट्रिगर से के रिलेटेड जब हम बात करेंगे, एक इन्फेक्शन है हमारे पास, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कोई भी इरिटेंट्स जिसमें एयर पोल्यूशन हो सकती है, कोल्ड एयर, सिगरेट स्मोक, एक्सरसाइज हो सकती है, इनहेल्ड एलर्जेंस या इंजेस्टेड एलर्जेंस हो सकते हैं, वेदर में एक्सट्रीम चेंजेस हो सकती हैं, मेडिकेशंस, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स और साइनोसाइटिस. ऑल ऑफ दीज एक्ट एज ट्रिगर्स फॉर अस्थमा. देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ अस्थमा? अस्थमा किन लोगों में ज्यादा होता है?
Those who are poor, poverty is one of the risk factor for asthma. Small home size of less than 8 rooms, la, a large family size of more than 6 members, मतलब जहाँ पे congested वो रहते हो, intense allergic exposure in infancy. फर्स्ट ईयर में जितना ज़्यादा एलर्जी के एक्सपोज होगा बच्चा उतना ज़्यादा बाद में अस्थमा के चांस बढ़ेंगे. And frequent respiratory infection in early childhood. This was also one of the triggers of asthma. Triggers वो हैं जो उसको जिन बच्चों में होने का चांस है अस्थमा होने का चांस है उसको ज़्यादा करेंगे तो वो ट्रिगर हैं. और रिस्क फैक्टर वो चीज़ें हैं जो कि अस्थमा होने ये बताएंगी कि किन बच्चों में अस्थमा हो सकता है. ठीक है. So what are the types of asthma? Asthma is of two types, extrinsic और intrinsic. Extrinsic का मतलब है कि बाहर से, intrinsic का मतलब है अंदर से. Extrinsic usually begins in childhood or early adulthood. शुरू में ही जो इन्फेक्शन वगैरह हुए हैं उसकी वजह से personal and family history of preceding allergies, there we will almost always get history of allergy in the family or in the patient. देयर विल बी हाइपरसेंसिटिविटी टू द एलर्जेंस एंड इंक्रीज्ड. जब हम उसका एंटीबॉडी लेवल करेंगे तो आईजीई जो होगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई लेवल वो इंक्रीज होगा. एक्सट्रिंसिक अस्थमा की बात होगी. एक्सट्रिंसिक में आईजीई इंक्रीज होगा, फैमिली हिस्ट्री होगी और अर्ली चाइल्डहुड में आएगा. जो सॉरी एक्सट्रिंसिक में. इंट्रिंसिक की जब हम बात करते हैं तो ये लेटर अडल्टहुड में होता है. इसमें फैमिली हिस्ट्री आमतौर पे नहीं होती और इसमें एलर्जेंस का भी पता नहीं होता. इसमें तो हमारे पास एलर्जेंस होते हैं, हो सकता है कि जैसे पोलन एलर्जी है, किसी को पीनट एलर्जी है, मुख्तलिफ एलर्जीज हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है. तो एक्सट्रिंसिक में तो हमारे पास हिस्ट्री होगी लेकिन इंट्रिंसिक में हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं होगी. तो इसमें आईजीई लेवल जब हम करवाएंगे वो भी नॉर्मल होगा. तो इसमें ये जो इंट्रिंसिक वाला है आमतौर पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद आएगा, इमोशनल रिएक्शंस के बाद आएगा, एक्सरसाइज हैंडलिंग केमिकल्स, उसके बाद हमारे पास इंट्रिंसिक आएगा. लेकिन जो एक्सट्रिंसिक है वो फैमिली हिस्ट्री उसमें पॉजिटिव होगी. Okay, what is the physiology of asthma? Every asthma attack has three pathological components. तीन चीज़ें अस्थमा में लाजमी होती हैं. सबसे पहले आपको पता है कि जो ब्रोंकस की एयर वाल है उसमें मसल होते हैं और उसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं. तो जो मसल होते हैं वो स्पैज्म हो जाता है जिसे ब्रोंकोस्पैज्म कहते हैं. और जो अंदर म्यूकस वो होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं. तो म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है एंड देयर इज एडीमा एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर म्यूकोजा. तो तीन कंपोनेंट्स उसके हैं पैथोलॉजिकल कंपोनेंट्स इन अस्थमा. मसल कंट्रैक्ट हो गया है, ब्रोंकोस्पैज्म कर दिया, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है और म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन और एडीमा हो गया. ये साइड पे जो डायग्राम दिखाई गई इसमें फ्लो चार्ट में देखें. ट्रिगर आया, ट्रिगर हमारे पास जो भी थे वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. एयरवे इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन की वजह से एक तो हाइपर सेक्रेशन ऑफ द म्यूकस हुई, एयरवे मसल कंस्ट्रिक्शन हो गई काजिंग ब्रोंकोस्पैज्म एंड स्वेलिंग of the bronchial membranes because of the inflammation of the airway mucosa. So this all leads to narrowed breathing passages. अस्थमा में यही होता है कि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी इसी वजह से होती है कि उसमें जो पैसेजेस होते हैं एयरवे पैसेजेस वो नैरो हो जाते हैं और उसकी वजह से सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं लाइक वीजिंग, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और टाइटनेस इन द चेस्ट. तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं जिसमें ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखें. फर्स्ट हमने पढ़ा था ब्रोंकोस्पैज्म. ये नीचे देखें एक नॉर्मल एयरवे दिखाई हुई है और एक अस्थमा वाले पेशेंट की दिखाई हुई है. तो जो नॉर्मल एयरवे है उसमें मसल देखें रिलैक्स पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे में क्या है कि मसल कंट्रैक्टेड है, उसकी थिकनेस इंक्रीज हुई हुई है. इधर क्या है ऊपर वाले डायग्राम में अगर आप देखें कि जो म्यूकोजा है वो इधर नॉर्मल पड़ा हुआ है और इधर क्या है कि वो इन्फ्लेम्ड एंड थिकन्ड है. तीसरी चीज क्या है कि एयरवे जो है नॉर्मल वाले में क्लियर है लेकिन जो अस्थमा वाला है उसमें अंदर म्यूकस पड़ी हुई है. तो ये तीनों चीजें ब्रोंकोस्पैज्म, इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन एंड increased thickness of the bronchus valve because of inflammation. तो ये सब क्या करते हैं आप फर्स्ट डायग्राम में देखें, फर्स्ट वाली में देखें नॉर्मल वाली में, उसमें ल्यूमिन कितना बड़ा है ब्रोंकस का, लेकिन जब एस्थमा वाले को देखते हैं तो उसमें ल्यूमिन कम हो गया है. सो जो एयर यहाँ से गुजरनी थी बड़े ल्यूमिन में से वो अब छोटे वाले में से गुजर रही. जब भी छोटे वाले में से गुजरेगी तो साहब जरा हिम्मत
बंदे को वर्क ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो अपने रिक्वायर्ड एयर जो है वो इनहेल कर सकेगा। तो उसमें जब भी बंदा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट या ब्लॉकेज के अगेंस्ट जब भी सांस लेते हैं तो वॉइस प्रोड्यूस होती है, जिसे हम वीज कहते होते हैं। तो वीज इस वजह से प्रोड्यूस होती है। पैथोजेनेसिस की अगर बात करें तो जब whenever there is allergen like antigen, it causes lymphocytes to release interleukin 4, 3, 9. They all act together and for production of mediators of inflammation like histamine, prostaglandins, leukotrienes। और उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और एस्थमा सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एस्थमा? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, जिसे डिस्निया कहेंगे, सीवियर डिस्निया। जब ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट सांस ले रहे हैं तो क्या होगा, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट। जोर ज्यादा लगाया तो क्या हो गया, वीजिंग आ गई, वीजिंग विद एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन वाली नॉर्मली आती है एस्थमेटिक पेशेंट, लेकिन जब इंस्पायरेटरी भी आना शुरू हो जाए तो फिर वो बड़ी टेंशन की बात होती है। Tachypnea, there is increased in respiratory rate to compensate for decreased air entry because of the obstruction. Cough is there, feeling of chest tightness, prolonged expiration because there is difficulty in expiring the air from the lungs because of the obstruction। तो prolonged expiration होगी, diminished breath sounds हो सकती है, increased heart rate and blood pressure हो जाएगा, क्योंकि जब लंग्स में इशू होगा तो उसमें बैक प्रेशर पड़ेगा हार्ट पे और उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर होगा। रेस्टलेसनेस, एंजाइटी एंड एजिटेशन बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया। जब भी हाइपोक्सिया होगा तो ये चीज़ें रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और एजिटेशन आना शुरू हो जाएगी। ओके, क्लिनिकल फीचर्स में जो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ एस्थमा, दैट इज दे आर एपिसोडिक, मतलब अभी आए हैं, कुछ देर बाद खत्म हो जाएंगे, ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर आएंगे, एपिसोड्स में आएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। वेरिएबल होते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक दफा अगर बंदे को वीजिंग हुई है तो दूसरी दफा वीज ही होगी, हो सकता है दूसरी दफा सिर्फ कफ हो, ठीक है। तो वेरिएबल होंगे। नॉक्टर्नल आमतौर पे होते हैं, रात में ज्यादा होता है। इंड्यूस्ड बाय द ट्रिगर्स, जब भी ट्रिगर्स होंगे जो हमने पहले पढ़े, इन्फेक्शन हो गए, डस्ट माइट्स होंगे, एलर्जेंस होंगे, जब भी हमारे पास ट्रिगर्स होंगे तो उस वक्त ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स वही हैं, कफ, वीज, ब्रेथलेसनेस और चेस्ट टाइटनेस। So on the basis of severity of the symptoms, we can classify asthma into mild, moderate, severe और life threatening। माइल्ड मॉडरेट में क्या होगा, सेचुरेशन जो होगी, सेचुरेशन मोर देन 92% होगी। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल की तरफ ही होगा, लेस देन 30 इन more than 5 years old children and less than 40 in under 5-year children। No or minimally accessory muscles use होगा। Feeding well or talking in full sentence। These may only be audible with stethoscope। तो ये वो चीजें हैं जो तकरीबन नॉर्मल की तरफ है। सेचुरेशन 92 से ऊपर है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल ही है ऑलमोस्ट, एक्सेसरी मसल्स यूज नहीं हो रहे, he or he is feeding well and talking in full sentences, and there may be wheeze but is only audible with a stethoscope। जब बात करेंगे तो सैचुरेशन जो है उधर माइल्ड मॉडरेट में मोर देन 92 थी, इधर लेस देन 92 हो जाएगी। ये फोर्स एक्सपायरेटरी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो 33 to 50% हो जाएगी, वैसे जो होती है वो मोर देन 80% होती है। रेस्पिरेटरी रेट की जब बात की जाए उधर लेस देन 30 या लेस देन 40 था, तो इधर मोर देन, मतलब टेकेपनिया आना शुरू हो जाएगा सीवियर वाले में। उधर आराम से वो टॉकिंग इन फुल सेंटेंसेस में, आराम से सेंटेंसेस में बात कर रहा था, लेकिन सीवियर में क्या होगा, टू ब्रेथलेस टू फीड और टॉक, ना तो वो फीड आराम से ले सकेगा ना बोल सकता है। हार्ट रेट टेकिपनिया और टेकिकार्डिया आना शुरू हो जाएगा, मोर देन 125 और मोर देन 140। माइल्ड और मॉडरेट में एसेसरी मसल यूज नहीं हो रहे थे, इधर एसेसरी मसल यूज होना शुरू हो जाएंगे और ऑडिबल वीज जो कि हमें वैसे ही सुनाई देगी। अच्छा, लाइफ थ्रेटनिंग में क्या होता है कि जो सीवियर है उसमें तो वाइटल कैपेसिटी जो वो 33 to 50% है ऑफ द प्रेडिक्टेड, लेकिन जो लाइफ थ्रेटनिंग है उसमें लेस देन 33% हो जाएगी। चेस्ट जो हो जाएगी वो साइलेंट हो जाएगी, कि उसमें से कोई भी साउंड नहीं आएगी, ठीक है।
पुअर रेस्पिरेटरी एफर्ट होगी क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुका होगा, एग्जॉस्ट होने की वजह से अल्टर सेंसोरियम हो जाएगा, हाइपोक्सिया की वजह से एजिटेशन कन्फ्यूजन की पहले बात होगी कि जब भी हाइपोक्सिया होगा एजिटेशन की कन्फ्यूजन होगी, एग्जॉस्ट हो जाएगा, एग्जॉस्शन हो जाएगी और साइनोसिस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सीमिया। तो पी एफ और जो है ये है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो नॉर्मली होता है मोर देन 80% होता है, सीवियर वाले में 33 टू 50% है और लाइफ थ्रेटनिंग वाले 33% है। ये एमसीक्यू है कि अगर लेस देन 33% है तो फिर आपने लाइफ थ्रेटनिंग जेन में रखना है, अगर 33 टू 50% है तो फिर आपने सीवियर जेन में रखना है। Okay, how we diagnose asthma? Asthma is actually a clinical diagnosis. हम क्लिनिकली ही बच्चे की हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और उसी पे डायग्नोसिस बनाते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो उसमें हेल्पफुल ज़रूर होती हैं लेकिन उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है चेस्ट एक्सरे है, उसमें क्या होगा कि हाइपर इन्फ्लेटेड एंड हाइपर लूसेंट लंग्स होंगे। इसका क्या मतलब है कि अभी अगली स्लाइड में हम एक्सरे भी देखेंगे, अभी देख लेते हैं। ये देखें, ये एक्सरे आपको दिखाया गया है, ये आपको रिब्स नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो रिब्स हैं, लंग का शेडो आपको ब्लैक वाला नजर आ रहा है, ये 10 रिब्स तक जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली 7 या 8 रिब्स तक यहाँ तक आपका शेडो लंग का आता है। लेकिन अस्थमा वाले पेशेंट में क्या होता है कि हाइपर एक्सपेंशन हुई होती है, हाइपर इन्फ्लेशन हुई होती है कि जो लंग यहाँ तक होना चाहिए था वो नीचे 3 रिब्स नीचे तक आ सकता है। ठीक है, वो किस वजह से नीचे तक आएगा, वो इस वजह से आएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से बंदे को जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा तो लंग का टिश्यू एक्सपैंड कर जाएगा। इंक्रीज एपी डायमीटर ऑफ द चेस्ट, रीजन इज अगेन द सेम कि एपी डायमीटर आप कभी अपनी चेस्ट अगर देखें तो लैटरल डायमीटर और एपी डायमीटर, लैटरल जो होता है जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है जो आप आगे से अगर देखें तो वो ज्यादा होता है बनिस्बत के एपी एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर के निस्बत। लेकिन अस्थमा वाले पेशेंट में क्या होगा, जब लंग साइज इंक्रीज होगा तो बैरल चेस्ट हो जाएगी। बैरल चेस्ट का मतलब क्या होगा कि एपी डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें लैटरल भी जब हम ट्रांसवर्स वो लेंगे डायमीटर वो भी ऑलमोस्ट उतना होगा और एपी डायमीटर भी ऑलमोस्ट उतना ही होगा। और जब लंग एक्सपैंड हुआ है तो डायफ्राम उसके नीचे पड़ा हुआ होता है, उसने लंग ने उस पर प्रेशर डाला है, उसकी वजह से क्या होगा कि देयर इज फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम, ribs become more horizontal and heart appears narrow and elongated because उसने पूरा, क्योंकि वो मीडियस्टाइम में दरमियान में उसमें हार्ट पड़ा हुआ है और उसने जहाँ तक लंग जा रहा है वहाँ तक जाना है तो हार्ट जो है वो भी नैरो हो जाएगा। CBC may be helpful, leukocytosis can be there and there may be eosinophilia। eosinophils जो होते हैं they show allergy, तो उसमें eosinophilia हो सकता है। pulmonary function test की जब आप बात करते हैं, peak expiratory flow rate जो होगा वो decrease होगा, more than 80% of the predicted होता है नॉर्मली। लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि सीवियर वाले में 33 to 50% तक हो जाएगा और जो लाइफ थ्रेटनिंग होगा उसमें 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 तो उसमें जब सीवियर की बात करेंगे तो उसमें लेस देन 33% हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी भी कम हो जाएगी एंड फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी इन 1 सेकंड इज आल्सो डिक्रीज। सो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो भी है वो सारे डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट पे एक तो ये चेस्ट एक्सरे की बात हमने की, यू कैन सी द हार्ट विच इज इलांगेटेड, you can see the lung which is hyperlucent and you can see the diaphragm which is more horizontal, more flattened। ये दूसरा जो आपको ये पीक एक्सपायरेटरी, ये स्पायरोमीटर है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर है जिसके थ्रू हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट और वाइटल कैपेसिटी वगैरह मेजर करते हैं। सो अगर एक पेशेंट हमारे पास आया है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के पास साथ तो हम देखेंगे कि आर द सिम्टम्स टिपिकल ऑफ एस्थमा, क्या वो टिपिकल अस्थमा के हैं, उसमें वीज आ रही है कि नहीं, उसमें कफ है कि नहीं, वो एपिसोडिक है कि नहीं, वो वेरिएबल है कि नहीं, वो नॉकटर्नल ज्यादा होते हैं कि नहीं, ठीक है, और उसमें ट्रिगर्स से रिलेशन कोई उनका है कि नहीं। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे। अगर तो ये सब कुछ है तो फिर हम उसका डिटेल्ड हिस्ट्री और एग्जामिनेशन फॉर अस्थमा करेंगे। ठीक है, अगर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे आपका अस्थमा का डायग्नोसिस बन रहा है तो फिर आप परफॉर्म स्पायरोमेट्री स्पायरोमेट्री करेंगे, जो अभी आपको स्पायरोमीटर मैंने दिखाया उसके रिजल्ट्स को हम देखेंगे। अगर तो वो एस्थमा को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ट्रीट करेंगे। अगर शुरू में ही आपके जो सिम्टम्स थे
वो अस्थमा वाले टिपिकल नहीं थे, तो फिर आप फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करके फिर इन्वेस्टिगेशन करोगे और जो डायग्नोसिस बनेगा उसको ट्रीट करोगे, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा पेशेंट आया है जिसमें आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेने के बाद, आपको एग्जामिनेशन करने के बाद आपको ये पता चला है कि बच्चा बहुत सिक है, ठीक है, और उसमें दूसरे डायग्नोसिस वो भी अनलाइकली हैं, तो फिर हम उसको फौरन ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट में एम्पिरिकल ट्रीटमेंट अभी हम बात करेंगे, इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे और उसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे और उसका रिस्पांस देखें, डायग्नोस, फिर उसको डायग्नोस, अभी हमने बच्चे को बचाना है तो हम उसको फौरन ट्रीटमेंट देंगे, बाद में उसका डायग्नोसिस करेंगे 1 to 3 months के बाद। सो व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद विजी चेस्ट आर सिम्टम्स ऑफ एस्थमा? विजी ब्रोंकाइटिस हो सकता है, क्रूप हो सकता है, एक्यूट ब्रोंकोलाइटिस, निमोनिया, पर्टसिस। Foreign body in the airway can give similar finding to asthma, endobronchial TB or lymph node pressing the bronchus। जो चीज भी ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रही है वो हमारे अस्थमा के डीडी में आ जाएगा। एंडोब्रोंकियल टीबी, ब्रोंकस के अंदर टीबी होगा, ल्यूमिन कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, वही ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी जैसे अस्थमा में आते हैं। लिम्फ नोड अगर पड़े हुए हैं ब्रोंकस के इर्द गिर्द, वो भी उसी तरह प्रेस करेंगे और उसी तरह ऑब्स्ट्रक्शन आएगी जिस तरह अस्थमा की होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन सच एज वास्कुलर रिंग का करेगा, ब्रोंकस के इर्द गिर्द उसको पकड़ लेगा वास्कुलर रिंग जो होता है, और वो भी वही चीज करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा और लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक एस्थमा और कार्डिक एस्थमा। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एस्थमा? कहीं कुछ भी हो सकता है चेस्ट में, जिसमें नीमोथोरिक्स, नीमोमीडियास्टाइनम, नीमोपेरिकार्डियम, एयर लीक कहीं भी हो सकती है, वो थोरिक्स में भी हो सकती है, मीडियास्टाइनम में भी हो सकती है और पेरिकार्डियम में भी हो सकती है। उसके बाद कार्डिक अरिथमियाज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द बैक प्रेशर, राइट हार्ट फेलियर की वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है, इफ वीक्यू या वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज नॉट गुड, एटिलेक्टेसिस, निमोनिया, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एस्थमा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बच्चे को बचाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हाइपोक्सिया ठीक करना है सो दैट हिज और हर वाइटल ऑर्गन्स आर नॉट कंप्रोमाइज्ड। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे 2 to 3 लीटर पर मिनट पे बाय मास्क और नेजल प्रोंग्स। फिर उसको बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे। बीटा 2 एगोनिस्ट में कौन सा हमारे पास आता है? साल्बुटामोल आता है, जो कि वेंटोलिन के नाम से आता है। वो आमतौर पे यूज होता है एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, और उसकी डोज होती है 0.5 मिलीग्राम पर केजी। और उसके बाद जब जब ज़रूरत पड़े, यूजुअली वी डू नेबुलाइजेशंस एवरी 20 to 30 मिनट्स, जब तक के सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो जाते। एडवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं साल्बुटामोल के? इट कैन कॉज टैकीकार्डिया, ये दे आर मेनली रिलेटेड टू हार्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। टैकीकार्डिया, टैकीअरिथमियाज, हाइपोकलीमिया एंड इरिटेबिलिटी। ऑक्सीजन होगी, हमने उसको नेबुलाइज कर दिया विद वेंटोलिन और साल्बुटामोल। देन कम्स एड्रेनालिन which is not used routinely but it can be used at a dose of 0.01 ml per kg. Terbutaline is also a beta 2 agonist and it is given as an alternative to the adrenaline. इसकी डोज जो होती है वो 0.01 ml पर kg होती है, और इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये भी बीटा 2 एगोनिस्ट है तो इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी सेम ही होते हैं जो साल्बुटामोल के होते हैं। हाइपोक्लीमिया काज करेगा, टैकीअरिथमियाज काज करेगा। अमाइनोफाइलिन जो होता है वो आमतौर पे हम यूज़ नहीं करते होते, लेकिन दो ऐसी कंडीशन है जिनमें हम अमाइनोफाइलिन यूज़ करते होते हैं विद बीटा 2 एगोनिस्ट। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पेशेंट्स हु हैव बीन रिसीविंग मेंटेनेंस ट्रीटमेंट विद थियोफाइलिन, जब हम अभी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पे जाएंगे तो उसमें थियोफाइलिन भी इनको देते होते हैं अस्थमा वाले पेशेंट को। तो अगर तो वो थियोफाइलिन ले रहा है तो फिर जब वो हमारे पास एक्यूट एपिसोड के साथ आया, एक्यूट एक्सेसरबेशन के साथ आया, तो फिर हम उसको अमाइनोफाइलिन देंगे। दूसरी वो कंडीशन फॉर दोज अनएबल टू टॉलरेट मैक्सिमल ट्रीटमेंट, हमने बीटा 2 एगोनिस्ट जो कि साल्बुटामोल और टर्बुटालिन की मैक्सिमम डोज दे दी है लेकिन फिर भी रिस्पांस नहीं आ रहा, तो फिर हम उनको अमाइनोफाइलिन दे सकते हैं। तो हमारे पास जो अभी ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने पढ़ लिए, एक ऑक्सीजन अटैच कर दिया, नेबुलाइज कर दिया, एड्रेनलिन दे सकते हैं, टर्बुटालिन फीएन स्टार्ट कर सकते हैं और अमाइनोफाइलिन दे सकते हैं। अदर ऑप्शंस आर स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज दिया जाता है, और स्टेरॉइड्स कैन आल्सो बी गिवन इन द इनहेल्ड फॉर्म व्हिच इज बेक्लोमेथासोन 500 माइक्रोग्राम 2 puff
ये पफ पफ जो होता है ये उसमें आता है। आपके इनहेलर जो हो सकता है आपको पता हो कि इनहेलर अस्थमा वाले पेशेंट यूज करते हैं। जो पफ्स होते हैं उसमें ये आते हैं कि वन पफ में 250 माइक्रोग्राम होगा, टू पफ में जो है वो 500 माइक्रोग्राम्स होगा। दे कैन बी we can use nebulized steroids and adequate hydration is important. Dehydration हो सकती है. What is the cause of dehydration in asthma? Patient is having tachypnea. आपको पता है कि जब भी हमारा हम सांस लेते हैं तो हमारा पानी बाहर निकल रहा होता है, तो tachypnea होगा, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा कि डिहाइड्रेशन होने के चांस हो जाएंगे। और उनकी दूसरी रीज़न जो होती है वो ओरल इनटेक भी शायद उन पेशेंट की उतनी अच्छी ना हो जितनी होनी चाहिए, कि हो सकता है वो सीवियर अस्थमा के साथ बैठा हुआ हो। तो हम उसको नॉर्मल लाइन से वी विल रिप्लेनिश हिज और हर फ्लूइड डेफिसिट विद नॉर्मल लाइन एट 20 ml per kg इन 1 to 2 hours। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको मेंटेनेंस फ्लूइड 1.5 टाइम्स कि अगर वैसे 100 ml जाना तो हम उसको 150 ml देंगे। एंटीबायोटिक्स हम तभी देंगे जब कोई इन्फेक्शन होगा या हमें सस्पिशन होगा कि इसको इन्फेक्शन है कोई, वरना एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती अस्थमा वाले पेशेंट में। So next is status asthmaticus. What is the definition of status asthmaticus? It is severe asthma which is unresponsive to repeated courses of beta 2 agonist therapy. हमने अभी पढ़ा है कि acute asthma में हम beta 2 agonist देंगे जो कि साल्बुटामोल और टर्बुटालिन है। अगर उनको रिस्पांस रिपीटेड डोजेस को नहीं कर रहा तो फिर हम उसे कहेंगे स्टेटस एस्थमेटिकस एंड इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी एंड इट रिक्वायर्स इमीडिएट रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट। We will admit the patient in ICU, oxygen inhalation to maintain the saturation above 92%. We will keep on monitoring the saturation and cardiac status. If the patient is previously on steroid therapy, then we will start with steroids. अदर स्टेप्स अप्रोचेस जो हमने पहले बताया, वही साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन, साल्बुटामोल प्लस इप्राट्रोपियम नेबुलाइजेशन, अमाइनोफाइलिन इन्फ्यूजन, एडिक्वेट हाइड्रेशन, स्टेरॉइड वही है। लेकिन ये है कि जब आप स्टेटस थमेटिकस की बात करते हैं और आपने नेबुलाइज करना है तो साल्बुटामोल 20 मिनट बाद बार बार 3 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो पर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड उसमें इंक्लूड करेंगे, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप इन्फीन स्टार्ट कर सकते हैं, आप अमाइनोफाइलिन, और साथ में आपने ख्याल रखना है एडुकेट हाइड्रेशन का। स्टीरॉइड्स की बात पहले हो चुकी है। मैकेनिकल वेंटिलेशन इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी, इफ द पेशेंट इज हैविंग रेस्पिरेटरी फेलियर एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज नॉट इम्प्रूव्ड विद ऑल द मेजर्स वी हैव टेकन एंड द सैचुरेशन इज नॉट इम्प्रूव, तो हमें उसको वेंटिलेट करना पड़ेगा, ईटीटी डाल के, एंडोट्रोकियल ट्यूब डाल के उसको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एस्थमा सेवेरिटी। एक पेशेंट को हमारे पास आया, हमने ट्रीटमेंट पे डाल दिया, तो उसके बाद हम उसको कैसे कहेंगे कि जी ये सेवेरिटी में कहाँ पे फॉल कर रहा है। पहले वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एस्थमा सेवेरिटी व्हिच वाज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एस्थमा सेवेरिटी करते हैं जो कि ऑन ट्रीटमेंट है। पहले वाला सिंपली सिम्टम्स की बेस पे था, अब वाले जो है वो उसकी बेस पे है कि patient is already on treatment. It can be intermittent or it can be persistent. देखिए पहला जो है वो intermittent है, फिर mild persistent, moderate persistent, severe persistent। तो दो कैटेगरीज ब्रॉडली होंगी, इंटरमिटेंट और persistent। इंटरमिटेंट वो होगा जिसमें डे टाइम सिम्टम लेस देन 1 टाइम पर वीक, एक हफ्ते में एक दफा से कम, जैसा कि आज हुआ है तो 2 हफ्ते हो सकता है उसको कुछ भी ना हो, कोई एक्यूट अस्थमा के सिम्टम ना है एक्यूट अस्थमा में कि अचानक सांस खराब होना शुरू हो जाए, ठीक है। और उसमें जो नाइट टाइम सिम्टम है वो 2 या 2 से कम हो, और FEV1 या PEFR जो वो मोर देन 80% हो, पहले इसकी बात हो चुकी है। माइल्ड परसिस्टेंट में क्या होगा कि वीक की बात हमने की थी कि लेस देन 1 पर वीक होगा इंटरमीडिएट में, अब परसिस्टेंट आ गया तो मोर देन 1 या मोर देन 1 पर वीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन में लेस देन 1 रहेगा। कि हफ्ते में अगर उसको 3 फर्ज किया हुए हैं अटैक तो उसमें वो माइल्ड परसिस्टेंट में आ जाएगा, लेकिन पर डे उसको एक ही होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। कि जैसे अगर उसको एक अटैक आज हुआ है तो आज उसको अगर दूसरा हो जाएगा तो फिर हमारा वो माइल्ड में नहीं रहेगा। और नाइट टाइम सिम्टम्स जो है वो लेस देन 2 पर मंथ अगर थे
तो फिर तो वो हमारे पास इंटरमीडिएट थे, लेकिन अगर मोर देन 2 हो जाएंगे तो वो हमारे पास परसिस्टेंट आ गया, और मोर देन 2 पर मंथ इज माइल्ड परसिस्टेंट, और इसमें भी पी एफ आर की जो प्रिडिक्टेड वैल्यू वो मोर देन 80% होती है। मॉडरेट परसिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें डे टाइम सिम्टम्स डेली के आ जाएंगे, और जो नाइट टाइम सिम्टम्स होते हैं वो मोर देन 1 पर वीक आ जाएगा। पहले हमने नाइट सिम्टम्स पर मंथ पढ़े हैं इंटरमीडिएट और माइल्ड परसिस्टेंट में, अब जो मॉडरेट परसिस्टेंट 1 या मोर देन 1 पर वीक आ जाएगा, और उसमें जो प्रिडिक्टेड FEV1 होगा वो 60 to 80% होगा। डोंट कंफ्यूज मॉडरेट परसिस्टेंट विद PFR value of moderate persistent with that of severe or life threatening asthma। उसमें हमने 33 to 50% वो विदाउट ट्रीटमेंट चल रहा था। अब पेशेंट ट्रीटमेंट पे है तो उसकी बेस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि मॉडरेट परसिस्टेंट है या जो भी है। सीवियर परसिस्टेंट में भी डे टाइम सिम्टम्स डेली आ जाएंगे, और नाइट जो है उधर तो 1 या मोर देन 1 का है, तो इसमें मोर फ्रिक्वेंटली आना शुरू हो सकता है, रोजाना रात को उसको सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे, और उसमें PFR है वो लेस देन 60% हो जाएगी। ठीक है। तो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा? मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा शुड हैव फॉलोइंग कंपोनेंट: असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज एक्टिविटी। हम डिजीज की एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहेंगे, एजुकेट करेंगे पेशेंट्स और फैमिली को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अस्थमा वाले पेशेंट का ठीक होना या ख़राब होना डिपेंड करता है फैमिली और जो भी मेडिसिन दे रहा है उस पर। आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स एंड कोमॉर्बिड कंडीशन दैट मे वर्सन अस्थमा, कि जो हमारे पास कंडीशंस हैं, ट्रिगर्स हैं, कोई बायोलॉजिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन है, ये जो भी कंडीशंस अगर वो एज दे आर एक्टिंग एज ट्रिगर्स तो हम उनको ख़त्म करेंगे, एंड मेडिकेशन टू एड्रेस द पेशेंट्स नीड्स। So what are goals of long-term management of asthma? They are to achieve and maintain control of symptoms। सबसे पहले हम symptoms control करेंगे। अस्थमा की जो अटैक्स होते हैं जिनको एक्यूट अस्थमा कहते हैं उसको प्रिवेंट करेंगे। मेंटेन पल्मोनरी फंक्शन एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल। मेंटेन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल्स इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। अवॉइड एडवर्स इफेक्ट्स फ्रॉम अस्थमा मेडिकेशंस। प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन और प्रिवेंट अस्थमा मोर्टेलिटी। ये स्टेप वाइज मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम स्टेप वाइज ऊपर जाते हैं। स्टेप 1 2 3 4 5 6। स्टेप 1 में हम सिंपल साबा PRN लिखा हुआ ना, शार्ट साबा से मतलब शार्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जिसमें साल्बुटामोल है। PRN पर नीड, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी बच्चा वो ले लेगा, उसके इनहेलर ले लेगा। अगर तो उससे ठीक रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे नहीं ठीक हो रहा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ स्टेप 2 पे आएंगे तो उसमें लो डोज इनहेल्ड ICS इज इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, या फिर उसके अल्टरनेटिव क्या होगा, क्रोमोलिन या मोन्टेलुकास टेबलेट माइटिका के नाम से होती है। Going upwards at step 3, we will go to medium dose inhaled corticosteroids। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर स्टेप 3 तक आप उसको मैनेज करें। स्टेप 3 तक फर्क नहीं पड़ रहा तो आप उसको रेफर कर दें टू एन अस्थमा स्पेशलिस्ट। Step 4 includes medium dose inhaled corticosteroids plus either LABA which is long acting beta agonist या montelukast। और स्टेप 5 में हाई डोज, ये मीडियम डोज हाई डोज का फर्क है स्टेप 4 और 5 में। और 6 जो है हाई डोज इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ आपको ओरल सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स भी देना पड़ेंगे। ठीक है। और दूसरा एक और मैनेजमेंट में बात कि अगर एक्यूट अस्थमा के साथ आपके पास पेशेंट आया है, जैसे यहाँ पे डिस्कस हुआ था कि उसको स्टीराइड्स देंगे और 3 से 5 दिन के लिए आप उसको ओरल स्टीराइड्स विच इज प्रेडनिसोलोन 1 mg पर kg, तो उसको आप उस पर डिस्चार्ज करोगे एक्यूट अस्थमा की सूरत में। So how can we prevent? It is primary prevention and the secondary prevention। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम उन सब चीज़ों से बचेंगे जिससे जो ट्रिगर्स थे, लाइक इन्वायरमेंट में एलर्जेंस है, माइक्रोब्स में पोल्यूटेंट्स है, स्ट्रेस है, बायोलॉजिकल एजेंट्स में इम्यून रिस्पांस हो सकता है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम वायरल इन्फेक्शन से बचेंगे और पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिकेंट्स से बचेंगे। ओके जी, यू मे आस्क क्वेश्चन नो। हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप लोग टाइप करके पूछ लीजिए, मैं आपको वैसे जवाब दे दूँगा।
जी, कोई बंदा जिसके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा। अगर आप लोग क्वेश्चन ही पूछेंगे तो मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए। आप लोग प्लीज अपना जो क्वेश्चन है वो टाइप करके पूछिएगा, ठीक है, और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ओके जी, वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चंस। जी, प्लीज इसको पढ़िए और एवरी वन ऑफ यू इज सपोज टू आंसर दिस वन। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ए बी सी और डी। जी, ये बख्तावर हुसैन जो हैं, ये प्लीज बताएं इस क्वेश्चन का जवाब। बख्तावर हुसैन। Anyone who can answer this MCQ?
क्या आ गया हैं? ओके, और कोई? माइल्ड परसिस्टेंट, ए बी और आपके जहन में जो आ रहा है बोलते जाए, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी सुफियान साहब, ए ओके, और कोई? ओके जी, आंसर इज सी। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। मॉडरेट परसिस्टेंट। अब हिस्ट्री में देखें, 5 year old पेशेंट who is known case of asthma and is on albuterol meter dose inhaler, MDI is meter dose inhaler, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो साल्बुटामोल, एल्बुटेरोल में साल्बुटामोल होता है और साल्बुटामोल उसको यूज करना पड़ता है स्पेसर वंस, सॉरी, वंस वीक्स ड्यूरिंग द डे। डे की तो बात होगी कि एक दफा यूज करता है। ही डज वेक अप 2 to 3 times पर वीक कफिंग एट नाइट। तो नाइट सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे वो तो पर वीक 2 से 3 हो रहे हैं। तो अभी हम इस पे जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। ओके, जिन्होंने इंटरमीडिएट कहा था, देखें फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग डे को छोड़ दें, वो लेस देन 1 वीक पर वीक थी, वो होगी, ठीक है। सिम्टम्स एट नाइट को देखें, अगर इंटरमीडिएट होगा तो उसमें लेस देन 2 पर मंथ होगा, पर मंथ। अगर माइल्ड परसिस्टेंट की बात करेंगे, लेस देन 2, सॉरी मोर देन 2 पर मंथ होगा। तो हमारा जो सिनेरियो था उसमें था 2 to 3 times पर वीक। तो मॉडरेट परसिस्टेंट में क्या होता है कि मोर देन 1 पर वीक होता है। तो ये हमारे पास हो गया मॉडरेट परसिस्टेंट। अंडरस्टूड? आगे समझ इसकी? यस नो तो प्लीज बोल दिया करें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पढ़िए प्लीज। इसका ए बी सी या डी? जी बी और बी, ओके। एनीवन एल्स? ओके, ये 3 बंदे ही मेरे ख्याल से। ओके ओके, शाबाश। और लोग जवाब दें। ए, ए बी बी, डी, डी किसने कहा? तलहा, ओके। ए, जी, और कोई? ओके जी, इट्स आंसर इज डी, रेट ऑफ इंक्रीज इन हाइट। एक्चुअली देखें, इसमें हाई डोज इनहेल्ड कार्टिकोस्टीराइड्स पे, कार्टिकोस्टीराइड्स के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, उसमें ये सब कुछ है। बोन मिनरल डेंसिटी को भी वो कम करेगा, फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब ये डायबिटीज भी कर सकता है, सबस्कैपुलर कैटरेक्ट्स भी कर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट्स भी कर सकता है, और हाइट भी डिक्रीज करता है। लेकिन जो हम सबसे पहले जो चीज जिसको इफेक्ट कर रहा होता है कार्टिकोस्टेरॉइड्स, इट इज द हाइट। हाइट वेलोसिटी डिक्रीजेस और वेट इंक्रीजेस। सबसे पहला जो साइड इफेक्ट हमारे पास आता है इसका, वो ये है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें मोंटेलुकास के अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो उसमें मेनली हेड एक, स्टमक पेन, इस तरह के पेन से रिलेटेड जो है मोंटेलुकास का है। लेकिन यहाँ पे कोई भी पेन से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा हुआ। ये सारे जो साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं ये उसके कार्टिकोस्टेरॉइड्स के हैं। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट जो है वो सबसे पहले हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड? आगे समझ? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये पढ़िए प्लीज और इसका जवाब दीजिए। ए बी सी या डी? यार आप लोग शाबाश सी। और ओके बी। और कोई? एनीवन एल्स? ओके बी 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 बी। शाबाश। चलें जी, वी शुड मूव टू द आंसर। ये 40% है। देखें छोटे बच्चों में अक्सर पेशेंट होते हैं, अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं जिनमें वीज के साथ वो आते हैं, जिनमें वायरल इन्फेक्शन की वजह से वीज होती रहती है, जैसे ब्रोंकाइटिस ब्रोंकिलाइटिस की वजह से। लेकिन उसमें से ओनली 40% गो ऑन टू डिवेल्प एस्थमा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक को अगर वीज आ गई तो उसको एस्थमा होगा ही होगा, ठीक है। तो ओनली 40% जो होते हैं उनमें ही एस्थमा होता है, बाकी जो होते हैं दे ग्रो अप और लीव द एस्थमा बिहाइंड, ठीक है। जैसे 5-7 साल की उम्र तक बच्चे पहुंचते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांजिट वीजर्स, ठीक है। और जो एस्थमा वाले होते हैं वो परमानेंट वीजर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों को क्वेश्चन 5 मिनट है हमारे पास, प्लीज आप लोग कोई जो आपके जहन में क्वेरी आ रही है वो पूछ लीजिए, ताकि बाद में इसकी टेंशन ना रहे किसी भी लिहाज से एस्थमा में। 3 ही क्वेश्चन थे, तो आप लोग प्लीज अभी क्वेश्चन पूछ लीजिए, 5 मिनट है हमारे पास। जी, एनी क्वेश्चंस प्लीज? जी सलाउद्दीन साहब, अस्थमा कैन काज अ कार्डियो, यस। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई हार्ट सॉरी लंग्स में इशू हो रहा है, कोई भी किसी का तरह का भी इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जो देखें राइट हार्ट जो होता है उससे ब्लड कहाँ आता है? लंग्स में आता है। अगर लंग्स में किसी वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ हुआ है तो क्या होगा कि अल्टीमेटली वो बैक प्रेशर पड़ेगा राइट हार्ट पे, ठीक है। तो अस्थमा में क्योंकि जो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द मसल्स हुई होती है, मुकोजा जो वो जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो जो ब्लड आ रहा होता है वो उस आराम से नहीं आ सकता, उतनी रेजिस्टेंस कम नहीं होती जितनी पहले होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि
बैक पल्मोनरी रेजिस्टेंस की वजह से राइट हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसे कोर पल्मोनेल कहते हैं जी। आगे समझ। एंड सेकंड काज जो होती है उसमें अस्थमा में, क्योंकि वेंटिलेशन ठीक तरह से नहीं हो रही थी वेंटिलेशन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाइपॉक्सिया होता है। हाइपॉक्सिया कैन आल्सो इफेक्ट मसल्स ऑफ द हार्ट एंड काज मायोकार्डियल इस्कीमिया जी। और कुछ। अच्छा, इससे एक और बात, जो स्टेप अप और स्टेप डाउन वाली टेक्निक है ना, स्टेप अप तो मैंने आपको बता दिया था, और दूसरा इसको स्टेप डाउन भी करना होता है। फर्स्ट कि हमारे पास एक बच्चा स्टेप 4 पे था और उसको 2 से 3 महीने के दरमियान कोई सिम्टम नहीं आया, वो बेहतर हो रहा है, तो हम उसको नीचे लाएंगे, ठीक है। हम उसको स्टेप 4 से स्टेप 3 की तरफ लाएंगे, ठीक है। तो ये हम पीरियडिकली उसको असेस करते रहेंगे और उसके मुताबिक उस स्टेप जो है वो चेंज करते रहेंगे जी। और कोई क्वेश्चन। चलें जी, ओके, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज।